ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। तुर्की सीरिया में 15,000 की मौत। तुर्की सीरिया में सोमवार को आए 2 भयंकर भूकंप के बाद हुई तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15,000 से अधिक हो गई है। अधिकारियों के अनुसार तुर्की में कम से कम 12,391 लोग मारे गए हैं, जबकि सीरिया में 2,992 लोग मारे गए हैं। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि खराब मौसम और कड़ाके की ठंड की वजह से राहत और बचाव अभियान में बाधा आ रही है और कई जगहों पर मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम अभी जारी है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने माना है कि भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में कमियां रही। उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिणी तुर्की में विनाशकारी भूकंप आने के बाद उनकी सरकार को शुरुआती कार्यवाही में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे लोगों में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। भूकंप टैक्स पर सवाल। एर्दोगन ने भूकंप प्रभावित कहरमनमारस शहर की यात्रा के दौरान कहा, निश्चित रूप से कमियां हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां देखने से स्पष्ट है कि हमारी तैयारियों में कमी है, लेकिन इस तरह की आपदा के लिए तैयार रहना संभव नहीं है। उधर विपक्षी दलों समेत स्थानीय लोग तुर्की सरकार पर हमलावर हैं और पूछ रहे हैं कि भूकंप टैक्स में वसूली गई रकम कहां और कब खर्च की गई, इसका ब्यौरा दे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार लोग तुर्की सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि 88 अरब लीरा तुर्की करेंसी की वह धनराशि कहां गई, जिसे कई दशकों से भूकंप टैक्स के नाम पर वसूला जा रहा है। 4.6 अरब डॉलर जमा। 1999 में तुर्की में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें 17,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस तबाही से तुर्की को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ था। इसके बाद तुर्की सरकार ने भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए नागरिकों से भूकंप टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, ताकि समय रहते आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके और फिर से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक अब तक इस टैक्स से करीब 88 अरब लीरा 4.6 अरब डॉलर की राशि जमा हो चुकी है। हालांकि सरकार ने इसे अभी तक इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की है। लिहाजा अब लोग पूछ रहे हैं कि उन राशि को कहां और कब खर्च किया। खबर संख्या 2। बंगाल में बदली सियासत की कहानी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सरकार और राज्यपाल के बीच सियासी कहानी बदलती नजर आ रही है। इसके संकेत बुधवार को राज्य में बजट सत्र की शुरुआत से मिले। विधानसभा में राज्यपाल सीवी आनंद बोस का संबोधन चल रहा था और इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉक आउट किया। इतना ही नहीं, विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी भी हुई। खास बात है कि राज्य के पूर्व राज्यपाल और मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के बीच खींचतान की खबरें आती रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर हमलावर रहे। अब बुधवार को भाजपा ने नए राज्यपाल के भाषण के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जता दी। कुछ दिनों पहले ही भाजपा विधायकों ने सीएम बनर्जी की तारीफ करने को लेकर बोस पर सवाल उठाए थे। कहां शुरू हुआ तनाव? संबोधन के दौरान जब राज्यपाल ने कहा, मेरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीता साल शांति से गुजरा और सरकार राज्य में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सतर्क रही। सभी धार्मिक त्योहार खुशी और भाईचारे के साथ मनाए गए, जो हमारी संस्कृति को दिखाता है। उन्होंने ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में इस साल काम करने के बात कही। साथ ही 2021 से 22 तक बंगाल को इन मामलों में शीर्ष राज्य बताया। भाषण के दौरान भाजपा के सदस्यों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की, कागज फेंके और वॉक आउट किया। इसके बाद बाहर गो बैक के नारे भी लगाए गए। भाजपा ने जताई नाराजगी। भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्यपाल के भाषण का ड्राफ्ट कैबिनेट ने तैयार किया था। इससे पहले कई राज्यपालों ने राज्य सरकार को भाषण में कुछ लाइनें बदलने के लिए कहा। ऐसा गोपाल कृष्ण गांधी, केसरीनाथ त्रिपाठी और जगदीप धनखड़ के समय हुआ है। हमने उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया। हम निराश हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से तैयार ड्राफ्ट को पढ़ा।
अधिकारी ने आगे कहा, राज्य में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो रही है और राज्यपाल को अच्छी तस्वीर दिखाने के लिए कहा जा रहा है। सरकार राज्यपाल के जरिए विधानसभा में ऐसे झूठे बयान दिला सकती है। टीएमसी का पलटवार। इधर टीएमसी ने भाजपा के आरोपों का पलटवार किया और हंसी का पात्र बता दिया। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, राज्यपाल को भाजपा शासित केंद्र की तरफ से भेजा गया है। प्रदेश भाजपा पूरी तरह राजभवन पर निर्भर हो गई है। परेशान होकर उन्होंने नारेबाजी की और कागज फेंके, लेकिन भाषण में खलल नहीं डाल पाए और राज्यपाल ने उसे पूरा किया। खबर संख्या 3। चीनी सेना उड़ा रही थी जासूसी गुब्बारा। चीन के गुब्बारे को लेकर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि यह गुब्बारा मौसम संबंधी रिसर्च के लिए नहीं था, बल्कि जासूसी कर रहा था। जो बाइडेन प्रशासन एक वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिकों ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने चीनी जासूसी गुब्बारे के संबंध में वाशिंगटन और बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस ब्रीफिंग में भारत सहित 40 देशों के विदेशी राजनयिकों को चीनी जासूसी गुब्बारे के बारे बताया गया है। अमेरिका ने इस गुब्बारे को शनिवार को साउथ कैरोलिना में अटलांटिक महासागर के तट पर मार गिराया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने सोमवार को 40 दूतावासों में लगभग 150 विदेशी राजनयिकों को जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, चीन की राजधानी बीजिंग में अमेरिकी दूतावास ने गुब्बारे के बारे में इक्का की गई जानकारी साझा करने के लिए सोमवार और मंगलवार को विदेशी राजनयिकों से बात की। अमेरिका ने जिन देशों को चीनी जासूसी गुब्बारे की जानकारी दी है, उनमें भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत करीबी दोस्त शामिल है। चौंकाने वाले खुलासे। अमेरिका के विदेश विभाग ने गुब्बारे की घटना के बारे में दुनिया भर में अमेरिकी मिशनों को जानकारी भेजी थी। इस ब्रीफिंग में अमेरिका ने बताया कि यह गुब्बारा मौसम की जानकारी से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह एक हवाई जासूसी पोत था जिसको जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका ने कहा कि गुब्बारे को चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नियंत्रित कर रही थी। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि गुब्बारे पर सौर पैनलों का मतलब है कि इसे मौसम के गुब्बारे की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता है और इसका उड़ान पथ प्राकृतिक हवा के पैटर्न के अनुरूप नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि गुब्बारा पतवार और प्रोपेलर से लैस था। अवशेष लौटाने से इनकार। अमेरिका ने सोमवार को चीन के जासूसी गुब्बारे के अवशेष उसे लौटाने से इनकार कर दिया। अमेरिका सेना ने चीन के जासूसी गुब्बारे के अवशेषों को एकत्रित करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, जो पिछले सप्ताह कई दिनों तक मोंटाना से साउथ कैरोलिना तक अमेरिका के आसमान में उड़ता दिखा था। व्हाइट हाउस ने गुब्बारे के बारे में मिली आरंभिक सूचना के आधार पर सोमवार को पूरे यकीन से कहा कि यह एक जासूसी गुब्बारा था। अधिकारियों ने कहा कि इसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, मैं इसे गुब्बारे के अवशेष को लौटाने की मंशा या ऐसी किसी योजना के बारे में नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने समुद्र से कुछ अवशेष बरामद किए हैं और वे अब भी समुद्र में उन्हें तलाश रहे हैं। शनिवार को गुब्बारे को एक लड़ाकू विमान द्वारा मार गिराए जाने से पहले किर्बी ने कहा कि इसके बारे में कई अहम सूचना एकत्रित की गई है। खबर संख्या 4। बेटी और बीवी संग दिखे किम जोंग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को 36 दिनों बाद एक पब्लिक इवेंट में देखा गया। वह मंगलवार को पहली बार अपनी 9 साल की बेटी जू एई और पत्नी री सोल जू के साथ नजर आए। इसके साथ ही किम जोंग ने उन अटकलों और आशंकाओं को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि किम गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने मंगलवार को आर्म्ड फोर्सेस की स्थापना की 75वीं सालगिरह के मौके पर पत्नी और बेटी के साथ बैरक का दौरा किया और भव्य भोज में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग में भी हिस्सा लिया और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जू एई किम जोंग उनकी दूसरी संतान है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नवीनतम संकेत है कि इस लड़की को संभवतः उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है
कि भोज में किम और उनकी सम्मानित बेटी का शामिल होना सैन्य अधिकारियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। लीड टेबल में बैठी बेटी। सरकारी अखबार रोडोम सिन्मुन द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में 9 वर्षीय लड़की को किम और उसकी मां के बगल में चलते हुए दिखाया गया है, जब वे भोज के लिए एक स्थल में प्रवेश कर रहे थे। उस दौरान सैन्य अधिकारी तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। अखबार में छपी तस्वीरों के मुताबिक भोज के दौरान लड़की पिता किम जोंग और अपनी मां के बीच लीड टेबल में बैठी है। सियोल में इवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लीफेरिक इसले ने CNN से कहा कि जिस देश में किम परिवार और सेना शक्तिशाली है, वहां ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन में 9 साल की लड़की की उपस्थिति स्पष्ट संकेत देती है। उन्होंने कहा, किम पब्लिक इवेंट में अपनी पत्नी और बेटी को शामिल कर देश विदेश में अपने परिवार के वंशज और उत्तराधिकारी के तौर पर और उत्तर कोरियाई सेना के पर्यवेक्षक के रूप में दिखाना चाहते हैं। उत्तराधिकारी का चयन। एक अन्य पर्यवेक्षक ने कहा कि यह स्पष्ट है कि किम ने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया है और वह उन अटकलों की पुष्टि कर रहे हैं जो नवंबर में शुरू हुई थी, जब अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग के दौरान एक लड़की की उपस्थिति के साथ शुरू हुई थी। कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि किम ने इस दौरान टॉप मिलिट्री अफसरों के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने सेना में जरूरी बदलाव करने और मिलिट्री को अंदर से मजबूती देने पर बात की। रिपोर्ट के अनुसार किम ने सेना को युद्ध अभ्यास का विस्तार करने और जंग की तैयारियों को मजबूत करने का भी आदेश दिया। बता दें कि इससे पहले 2014 में भी किम जोंग 40 दिनों तक पब्लिकली सामने नहीं आए थे और तब भी कई अटकलें लगाई गई थी। खबर संख्या 5। गायों को लगाएं गले, मनाएं काऊ हक डे। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने गाय प्रेमियों से 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मनाने के लिए एक अभूतपूर्व अपील जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसा करना भावनात्मक समृद्धि लाएगा और व्यक्तिगत व सामूहिक खुशी को बढ़ाएगा। यह अपील भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय के निर्देश पर जारी की गई है। लोगों से 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपील करते हुए बोर्ड ने कहा कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा और सामूहिक खुशी को प्रोत्साहन मिलेगा। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस बार बोर्ड ने अनोखी अपील की है। नोटिस में कहा गया कि सभी गाय प्रेमी 14 फरवरी को गाय माता के महत्व को ध्यान में रखते हुए काऊ हक डे के रूप में मनाकर जीवन को खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं। नोटिस में आगे कहा गया कि गायों को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी और व्यक्तिगत व सामूहिक खुशी बढ़ेगी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि वैदिक परंपराएं पश्चिमी संस्कृति की प्रगति के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने हमारी संस्कृति और विरासत को लगभग भुला दिया। वैदिक परंपराएं विलुप्त। बोर्ड के सचिव डॉ सुजीत कुमार दत्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपील में लिखा है, हम सभी जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारी जीविका को बनाए रखती है, पशुधन और जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। मानवता को सब कुछ प्रदान करने वाली माँ के समान इसकी पोषक प्रकृति के कारण इसे कामधेनु और गौमाता के नाम से जाना जाता है। बोर्ड ने कहा, समय के साथ पश्चिम संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने हमारी भौतिक संस्कृति और विरासत को लगभग भुला दिया है। अपील में आगे कहा गया, गाय के अपार लाभों को देखते हुए गाय को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी, जिससे हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक सुख में वृद्धि होगी। सभी गौ प्रेमी भी गौ माता के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा जीवन को सुखी और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करते हुए 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मना सकते हैं। काऊ हक डे मनाएंगे। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ और पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देश पर जारी किया गया है। बोर्ड सहायक सचिव प्राची जैन ने कहा, हमें इस अपील को जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से निर्देश प्राप्त हुए। इसके लिए हमें कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे। इस बार समय बहुत सीमित है, जिसके कारण हम इस संबंध में कोई आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने लोगों से एक अपील जारी की है
और कपल्स इसे फॉलो कर सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यह सभी राज्यों के लिए अपील है, जैन ने कहा, यह सभी राज्यों के लिए होगा। पशु कल्याण सभी राज्यों के लिए है। गुजरात और कई अन्य राज्य भी 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मनाएंगे। खबर संख्या 6, पुतिन ने ही रची थी 8 साल पहले साजिश। 8 साल पहले मलेशिया एयरलाइंस के विमान को मार गिराने के मामले की जांच कर रही अंतर्राष्ट्रीय जांच दल की टीम ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही इस षड्यंत्र के कर्ता-धर्ता थे। टीम ने बुधवार को कहा कि उसे इस बात के मजबूत संकेत मिले हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी अलगाववादियों को भारी विमान विरोधी हथियारों की आपूर्ति को मंजूरी दी थी, जिन्होंने 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान को रूसी मिसाइल से मार गिराया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त जांच दल के सदस्यों ने कहा कि उनके पास पुतिन या किसी अन्य संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। जांच दल ने ये भी कहा कि मामले की 8.5 साल से चल रही जांच को निलंबित किया जाता है। मलेशिया एयरलाइंस की बोइंग 777 विमान पर तब 298 लोग सवार थे, जो एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहे थे। मिसाइल हमले में सभी की मौत हो गई थी। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।